वंदे मातरम साथियों, होप सो यू आर वेरी वेल। आप सभी क्रांतिकारी भाई अच्छे होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने शरीर से स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। इंग्लिश में एक कहावत है कि हेल्थिंग नथिंग समथिंग लॉस्टिंग नथिंग। इसका माने ये है कि यानी स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं। इसका माने ये है कि आप स्वास्थ्य से पूरी तरीके से सही होते हुए हमारे भारत बचाओ आंदोलन के कार्य को आगे बढ़ा रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसके अलावा मैं अभी आपसे क्या बातें डिस्कस करने वाला हूँ उस पर हम बात करते हैं। ये वीडियो क्यों आया, क्यों बनाया गया, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भाई जी का, जिन्होंने इस ग्रुप को 2013 से अब तक चलाए रखा, इसको जारी रखा। इस कार्य में वो लगातार निरंतर प्रयास करते रहे, जुड़े रहे। इसके अलावा जो कंटेंट राइटर की या कंटेंट जो भी इस ग्रुप में शेयर होता है वो जो है अमित भाई के द्वारा किया जाता है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि हमें जो है बात किस पॉइंट पे करनी है। बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि लगभग ये जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसको आज़ाद हुए लगभग अभी आने 80 वर्ष होने वाले हैं। 69-79वां वर्ष उसको चल रहा है और आने वाले समय में 2027 में 80 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि सरकार किस तरीके से भूमिका अदा कर रही है अपनी भारत को विकसित करने के लिए, क्योंकि सरकार कभी भी ये नहीं चाहती कि जो है भारत जो है विकसित हो, क्योंकि सरकार का ये मुद्दा होता है कि भारत विकसित हो या न हो, लेकिन सत्ता में हम रहें। और ये किसी एक सरकार की बात नहीं है, ये प्रत्येक सरकार की बात है। सरकार किसी भी पार्टी की हो। और राजीव भाई कहते थे कि जब रेलगाड़ी ही ख़राब है, जब इंजन ही ख़राब है, तो आप डिब्बे बदलते रहिए, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। सवारी को खिलाते रहिए, उसमें दूसरी सवारी लोड करते रहिए। जब तक गाड़ी का जो इंजन ही ख़राब है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मेन चीज़ क्या है कि हम बात जो फोकस है वो हम करने जा रहे हैं कि जो हमारे देश की जो लॉज़ हैं 34 या 735 कानून जो हमारे बने हुए हैं, इसके अलावा जो संविधान है हमारा, बहुत सारी त्रुटियां हैं जो हमारे भारत के अनुकूल नहीं हैं। और ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने ये संविधान बनाया था वो भी संविधान की कहीं ना कहीं आलोचना करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर बात ये है कि संविधान में प्रॉब्लम क्या है, संविधान में, व्यवस्था में, जो हमारा जो सिस्टम है उसमें जो है दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जैसा कि मैंने अपने जो गुरुजन हैं, जो मेरे से सीनियर्स हैं, उनसे मैंने सीखा है, जाना है, तो उसी आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जितना भी मैंने किताबों में पढ़ा है, हालांकि मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी भी हूँ, तो उस हिसाब से मैंने यही जानकारी कर पाई, यही मैं जान पाया कि भारत के जो संविधान है, जो भारत के लॉज हैं, इसमें अधिकारों की तो कमी नहीं है। सब चीज़ के आपको अधिकार हैं, बोलने का अधिकार है, चलने का, सोने का, खाने का, पीने का, जितने भी अधिकार होते हैं सारे राइट्स आपको दिए गए हैं। लेकिन इसमें जो कर्तव्य का जो राइट्स होना चाहिए, जो कर्तव्य है, वो ड्यूटीज़ नहीं दी गई हैं। अब आप पूरे संविधान को अगर उठा के देखें तो आर्टिकल 51A इसको अगर हटा दिया जाए तो अब आपको पूरे संविधान में कहीं भी कर्तव्य नहीं मिलेंगे आपको कि कर्तव्य क्या हैं, यानी मौलिक कर्तव्य क्या हैं भारत के नागरिकों के। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही आती है कि जो है अधिकार सबको पता है लेकिन कर्तव्य करना कोई नहीं चाहता। तो एक रामायण में एक चौपाई है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करें सो तस फल चाखा। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा से कर्मण्ये बाधिकारस्ते, आपने सुना होगा, ये जो है उसमें भी है कि उसमें क्या है कि कर्म को प्रधान हमेशा बताया गया है। तो कर्म को प्रधान बताया गया है, तो लेकिन कोई भी जो मनुष्य है वो कर्म करने के लिए जो है एग्री नहीं है। उसे कर्म करना जो है बहुत अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार होना
एक बहुत बड़ी जो है कठिनाई महसूस होती है। तो हमें क्या करना है कि हमें जो है इस सिस्टम को चेंज करने के लिए सबसे पहले कर्तव्य को प्रधान बनाना होगा। इस सिस्टम को चेंज करते हुए कर्तव्य को जब हम प्रधान बनाएंगे तभी हमारे देश का विकास हो सकेगा, तभी हम अपने कर्तव्य की जो महत्व है, कर्तव्य का जो महत्व है उसको समझ पाएंगे। अभी क्या है कि हमें राइट्स तो पता है लेकिन ड्यूटीज़ नहीं पता, हमें जो है उसकी जो कर्तव्य हैं हमारे वो नहीं पता है, अधिकार पता है। तो ऐसा ही जो है इसी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है जहाँ तक मैं नोटिस कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले अब ये कैसे हम भारत के प्रत्येक नागरिक तक ये बात हम कैसे पहुँचाएँ, क्योंकि हमें आने वाले समय में अभी क्या है ना कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। घिरे हुए कैसे हैं? घिरे हुए इस तरीके से हैं कि देखिए सरकार जो है किसी की सुनती नहीं है, आपको भी पता है। सिस्टम में जो सरकार में जो अधिकारी काम करते हैं वो किसी की सुनते नहीं हैं। इसके अलावा पब्लिक जो है, पब्लिक इतनी परेशान है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब कोई देने वाला ही नहीं है। पब्लिक को इस तरीके से शोषित और यूज किया जाता है कि जब जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ पर एक तरीके से पैसे को लुटाया जाता है, बिखेरा जाता है, और कोई ना कोई लालच में गरीब आदमी को क्या चाहिए, थोड़ा सा मतलब उसको यानी उनको वेल्थी जो सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा मतलब धन का जो है आर्थिक सपोर्ट चाहिए, इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए। तो वो क्या है ना, ये वोटों के माध्यम से जब वोट लेने होते हैं तब वहाँ पर पैसा बरसाते हैं, लालच देते हैं लोगों को और फिर वोट ले लेते हैं और उसके बाद में 5 साल तक वहाँ झगड़े नहीं जाते हैं। ये फेलियर है सिस्टम का। अब क्या है ना कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं आ जाती है कि कर्तव्य के प्रति ये सब अपनी जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद में इनको मार्केटिंग करना आता है। मार्केटिंग का मतलब ये है कि इनको फ़ोटो खींचने हैं, वीडियो बनानी है। तो आपको पता है भारत में 150 करोड़ आदमी हैं। 150 करोड़ में कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जिनके साथ फ़ोटो शेयर किया जा सके। उन्हें ये होता है कि हम नेता के साथ में चिपकें और उनके साथ फ़ोटो सेल्फी ले लें तो हमारा जो कद बढ़ जाएगा, हमारी जो है उस पब्लिक समाज में जो है इम्पोर्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। तो इसलिए कुछ जो चाटुकार लघुए होते हैं वो जो है उनसे लगे रहते हैं, नेताओं से। तो मैं कह रहा हूँ कि इनको ज़्यादा भाव मत दीजिए। जिनको आप जितना भाव देंगे, जितना आप इम्पोर्टेंस देंगे, उतनी ही जनता की, पब्लिक डोमेन में आपकी अहमियत कम होती जाएगी। मैं ऐसा मानता हूँ। और मैंने ये देखा है, मैंने बहुत सारी जगह पूरे भारत में कई राज्यों में सर्वे किया है इस चीज़ का कि कोई भी आदमी नेता से खुश नहीं है। कहीं ना कहीं ये अलग बात है कि नेता के मुंह पे उसको बुराई नहीं कर सकता, लेकिन सिस्टम से, ना नेता से ना अधिकारी से कोई भी आदमी जो है खुश नहीं है। वो कहीं ना कहीं आप मैंने कई जगह जिक्र करके देखा तो सब इनको पीछे तो गालियां देते ही हैं। तो ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा कि लोग जो है सामने पे तो आपके मुंह पे जो है चापलूसी करें और जब आप चले जाएं तो फिर गालियां दें। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि लोगों के जो लोगों के जो मन में ये खौफ बैठा हुआ है कि जो है सिस्टम से लोग खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी का एक हिस्सा बने हुए हैं कि अगर उसके अलावा कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो हम यही है कि हम जो है सबसे पहले, बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि ये सिस्टम क्या है, कैसे होगा, क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए हमें पूरे देश में ये जो है लोगों को जागरूक करना होगा। उसके लिए हमें टीम बनानी होगी और टीम बनाने के लिए लोग चाहिए। लोग कहाँ से आएंगे? तो लोग हमारे भारत बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता जो हैं वही इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें 50 से 100 कार्यकर्ता ऐसे मिलें जिनको हम ट्रेनिंग के माध्यम से एकदम उनको पहले सारी चीज़ें समझा पाएँ कि, और वो फिर जो ट्रेनिंग देने के बाद वो जो है इतने सक्षम हो जाएं, उन्हें इतनी जानकारी अवेल हो जाए कि वो फिर प्रत्येक शहर में जाएं, प्रत्येक गांव में जाएं, प्रत्येक क्षेत्रों में जाएं, भारत के अलग अलग कोनों में जाएं और फिर वहाँ पर लोगों से बात करें, उनकी समस्याएं पूछें, उनकी समस्याएं सुनें, फिर उनका जो है आधार बनाएं। आधार बनाने के बाद में उन समस्याओं का जो है निवारण जो है कराने की कोशिश करें। इसके अलावा अब बहुत सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके सामने प्रॉब्लम्स भी आएंगी कि कैसे करें, क्या करें, कैसे होगा। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम आपको बहुत सारी चीज़ें आप खुद से
अपने सीनियर्स के माध्यम से उस लोकेशन के जो डेटा फैक्ट होंगे उसके आधार पर हम आपको योजनाएं बनाकर देंगे और वही काम आपको उसी तरीके से रणनीति के साथ हमें आगे बढ़ाना होगा। तो मुझे लगता है कि हम भारत के हर एक कोने में, हर एक राज्य में, हर एक तहसील में, हर ज़िले में अच्छे से पहुंच पाएंगे और मजबूती से अपने संगठन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ऐसे 100 कार्यकर्ता चाहिए। अगर आप भी इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है हमसे जुड़िए और हम आने वाले नेक्स्ट मंथ में लगभग 50 से 100 कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाने वाले हैं, जिस पर डेली बेसिस पे लगभग 1 महीने हम ट्रेनिंग देंगे उनको। डेली बेसिस पे हम, ये भी नहीं है आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करनी, आपको घर बैठे ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको कहीं भागना नहीं है और आप अपने घर से जो है आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मतलब कैसे घूमेंगे, किराया कहाँ से आएगा, खाने को खाना कौन देगा। तो वो सारी चीज़ें उसी ट्रेनिंग के दौरान आपको जो डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे कि जो है खाना कहाँ से आएगा, कैसे घूमेंगे, कैसे जानकारी लेंगे, गांव में कैसे घुसेंगे, किससे बात करेंगे, कौन तुम्हारी गांव में हेल्प करेगा, कहाँ रुकना है। ये सारी चीज़ें हम उस ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है समझाएंगे। तो हमें ऐसे 100 वॉरियर्स, 100 योद्धा, दुख हरता वॉरियर्स जो दुख हरने वाले हों, वो ऐसे हमें 100 कार्यकर्ता भारत बचाओ आंदोलन के माध्यम से चाहिए, जो हमारे कार्यकर्ता पूरे भारत में घूमेंगे, काम करेंगे और हमारे आंदोलन को जो है आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो हमारे शहीदों का सपना है, जो हमारे राजीव भाई का सपना है, जो हमारे जो पूर्वजों का जो सपना है, जिन्होंने जो हमारे क्रांतिकारी थे 7,35,732 जो कार्यकारी जो हमारे जो 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 शहीद थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने इस देश के लिए जान दे दी। जैसे मंगल पांडे थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, अंबेडकर, फूले पेरियार, ऐसे जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता बंधु थे जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान गंवा दी, सब कुछ जो है न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। रानी लक्ष्मीबाई को आप जानते होंगे, उन्होंने जो है खुद को जो है न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। मंगल पांडे को आप जानते होंगे, खुशीराम बोस को जानते होंगे, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला जवान था। तो ऐसे सभी जो है हमें जैसे आपने देखा होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने जो स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में चलाया था, ऐसे ही हम भी भारत बचाओ आंदोलन को इसको चलाएंगे। जैसे राजीव भाई ने पूरे भारत में आज़ादी बचाओ आंदोलन चलाया था, अब उन्हीं की राह पर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा पाएँ। तो अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आपको ट्रेनिंग ज़रूर अवश्य मिलेगी। आप ट्रेनिंग के लिए हमारे जो है नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 7017378210, ये मेरा नंबर है। इस पर आप संपर्क करें और जो है आपको कैसे आगे देश की सेवा करनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको अवेल की जाएंगी। तो दोस्तों जुड़े रहें और आगे फिर मैं और वीडियो ऐसी लेकर आऊँगा आपके लिए। और ये प्लेलिस्ट होगी, मेन चीज़ ये है कि एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा जिसमें ट्रेनिंग होगी। तो हमें 100 वॉरियर्स चाहिए, 100 वॉरियर्स, 100 योद्धा जो हमारे पूरे भारत का जो सपना है, जो हमारे शहीदों का सपना है, उसको साकार कर पाएँ। ऐसे 100 कार्यकर्ता हमें चाहिए। उनको हम पहले ट्रेनिंग देंगे, उसको ट्रेनिंग देने के बाद में उनको जो है तैयार करने के बाद फिर हम भारत के अलग अलग क्षेत्रों में उनको भेजेंगे। अगर आप जो है भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, हम पहले ये सोचेंगे, ये चाहेंगे कि जो भारत के हमें अलग अलग ज़िलों से, भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से हमें लोग प्राप्त हों, जिनके माध्यम से हम ये कहीं किसी को भागना ना पड़े। वो जो आंदोलन करना चाहता है वो अपने ज़िले में रहकर ही आंदोलन कर पाए, या जो हमारे लोगों को जागरूक करना चाहता है, देश के लोगों को जो जागरूक करना चाहता है, वो जो है अपने गांव शहर में रहकर ही जो है जागरूक करे। आने वाले समय में हम इसे बहुत बड़े लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे। हम सोचेंगे कि हर गांव में हमारे 2 ऐसे कार्यकर्ता हों, हमारे 2 शिक्षक हों, योगा भी सिखाएं, जो बच्चों को भी पढ़ाएं, जो हमारे देश के लिए अपने जान को न्यौछावर करने वाले प्रत्येक 2 जो है कार्यकर्ता हमें पूरे देश के प्रत्येक गांव में चाहिए। यानी एक गांव में 2 कार्यकर्ता, एक जो ऐसा हो जो शारीरिक
संतुलन को बनाए रखे और एक कार्यकर्ता ऐसा हो जो हमारे बच्चों को पढ़ाए, शिक्षण करवाए उनका, और उनकी जो है चीज़ें हैं, त्रुटियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो जो है सॉर्ट आउट करवाए। इसके अलावा जो है ऐसे कुछ जो है हमें कार्यकर्ता बंधु चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग हमसे कांटेक्ट कर पाएँ, जुड़ पाएँ और हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा पाएँ और शहीदों का सपना साकार हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।